अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरफान अहमद बेग आज 15वीं किस्त कोयटा कहानी के साथ हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। 14वीं और 13वीं किस्त में मैंने आपसे कहा था कि हम देखते हैं कि कोयटा के अंदर सियासी और समाजी सरगर्मियों के हल्के हल्के इशारे से नज़र आते हैं, जबकि बलूचिस्तान में यह सूरत हाल जो है अब बढ़ती जा रही है। सियासी शऊर आगे बढ़ रही है। वो ज़माना है जो मैंने बताया था आलमी कसाद बाजारी की वजह से, और फिर 1933 में जो शख्सियात सामने आईं, खान फौलाद भी, जिसमें अहमद मीर यार खान भी हैं, और उसी साल जो है अफ़गानिस्तान में हम देखते हैं कि ज़ाहिर शाह की हुकूमत आती है, वो भी नौजवान है। तो इस हवाले से जब ज़लज़ले को हम देखते हैं तो ज़लज़ले में पूरा कोयटा शहर तबाह हो गया। कोयटा शहर का तबाह हो जाना अपनी जगह, लेकिन 50,000 की आबादी में से एक शख्स नुमाया था जो जहाँ बहक हो गया, और एक शख्स और मोहसिन था जो 1965 में वफ़ात पाया, और 1875 में उसकी पैदाइश हुई थी, और उसका नाम डॉक्टर हेनरी हॉलैंड था। डॉक्टर हेनरी हॉलैंड ने बहुत मेहनत के साथ तालीम हासिल की, और इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद, मतलब है वो इंग्लैंड से आया तो मिशनरी, यानी जो ईसाई बनाए जाते हैं, उस तंजीम में शामिल होकर यहाँ बलूचिस्तान कोयटा में मिशन अस्पताल, जो आज भी मिशन रोड पर मौजूद है, उसमें वो शामिल हुआ। अब जो है हम देखते हैं कि उसमें शामिल होने के बाद उसने एक ही शख्स को, कहते हैं कि ईसाई किया था, कि उसने देखा कोयटा में उस ज़माने में आँखों की एक बड़ी सख्त बीमारी थी, और उस बहुत से लोग, सैकड़ों लोग नाबीना हो जाया करते थे, नाबीना हो जाया करते थे। और जब उसने देखा तो वो फिर वापस गया इंग्लैंड, और वहाँ से उसने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से FRCS किया, और वापस आए, और फिर उस बीमारी को तकरीबन कोयटा से ख़त्म कर दिया। बीमारी कोयटा से ख़त्म हुई, लेकिन और फिर तरक्की करते करते वो एक ऐसा वक्त आया कि तकरीबन लगभग वो मेडिकल के शोबे में बलूचिस्तान में इंचार्ज थे। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत हो। जब तो ज़लज़ला आया तो उस ज़लज़ले में उन्होंने बहुत काम किया, और 72 घंटे जाग कर जो लोग छावनी में मौजूद थे, जो बच गए थे, उन अस्पताल को, उसकी अद्वियात को, और उसके लोगों को, जो कोयटा स्टाफ कॉलेज, आपको आगे इसका ज़िक्र होगा, उसके अंदर जो लोग मौजूद थे, उनसे सबसे काम लिया, और तकरीबन 72 घंटे में 25,000 ज़ख्मी अफराद को उन्होंने फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। 25,000 कम नहीं होते। और फिर इस तरह वो 65 में उनका इंतकाल हुआ, 1965 में। और वो शख्सियत जो बलूचिस्तान से कूच कर गई, जो बलूचिस्तान का एक सरमाया थी इस 35 के ज़लज़ले में, वो थे नवाब यूसुफ अज़ीज़ मक्सी। पर इनकी पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ वो है, लेकिन बास का कहना है कि वो 1901 में पैदा हुआ। इस एतबार से उनकी उम्र, जब वो इंतकाल कर गए तो 34 साल हो गए। बास का कहना है कि वो
29 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बहरहाल जो भी हो, उन्होंने इब्तदाई तालीम जो है फ़ारसी, उर्दू और अरबी की यहीं अपने मुकामी तौर पर हासिल की, लेकिन अंग्रेज़ी सीखने के लिए उन्होंने 2 साल एक अंग्रेज़ तालीक़ रखा। उन्होंने उससे अंग्रेज़ी सीखी और अंग्रेज़ी सीखने के बाद उन्होंने काम किया। बहुत अच्छे शायर थे, दानिश्वर थे, अदीब थे और साथ साथ सियासी रहनुमा थे, कौमी रहनुमा थे। बलूचिस्तान में कौमी आज़ादी और बलूचिस्तान के हकूक़ और इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। और उन्होंने एक पम्फलेट शाया किया था, बलूचिस्तान की आवाज़। इसके अलावा उनका एक और मज़मून बहुत पॉपुलर हुआ, वो था बलूचिस्तान की फरियाद। उनको इन सियासी सरगर्मियों के नतीजे में सज़ा के तौर पर 2 साल के लिए जिला वतन कर दिया। जिला वतनी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। 2 साल बाद फिर वापस आए। जब नवाब का उनको ओहदा मिल गया, मुंतखब हो गए, अपने कोशिश की, जद्दोजहद की। ये यहाँ पर मौजूद थे जब ज़लज़ला आया। बदकिस्मती से नौजवान यूसुफ अज़ीज़ मक्सी इसमें इंतकाल कर गए। उनकी कब्र कोयटा का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान, जैसे लाहौर का मियामी कब्रिस्तान है, इसी तरह कोयटा का ये कब्रिस्तान जो है ये कांसी कब्रिस्तान कहलाता है। यहाँ वो दफन है। इनका इंतकाल, इनका 1935 के ज़लज़ले में वफ़ात पा जाना बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा सियासी नुकसान है। और मैंने सोचा था कि ये चूँकि ये जो ज़लज़ला आया था ये 1935 31 मई को रात को 3:03 पर 30 सेकंड पर ज़लज़ला आया और इसका दौरानिया भी 30 सेकंड था। और 30,000 अफराद इसमें जहाँ भाग हुए थे कोयटा में, बाकी 20,000 सराउंडिंग में। तो मैंने सोचा कि 3 एंगल से, 3 ज़ावियों से, 3 पहलुओं से इसका जायज़ा लूँ। पहले तो बताता चलूँ, दुनिया में 98% लोग जो हैं वो ज़्यादातर बात जो करते हैं वो शख्सियात पर और वाक़यात पर बात करते हैं, और 1-2% लोग होते हैं जो आपको आइडियाज़ और नज़रियात पर बात करते नज़र आते हैं। यूँ हम देखते हैं कि जो वाक़या हुआ, ये तो 2 शख्सियात के हवाले से मैंने बताया। अफसोस ये कहना पड़ता है, ना तो हेनरी हॉलैंड के नाम पर कोई सड़क, कोई इमारत है, और ना ही यूसुफ अज़ीज़ मक्सी जैसे कदावर शख्सियत के नाम पर या उनसे मंसूब कोई सड़क या कोई इमारत वगैरह। एक वाक़या है जो इसमें, वैसे तो 50,000 अफराद का जहाँ बाग होना और इससे दुगने का ज़ख्मी होना, ये भी अपनी जगह पर हर एक का अपना एक वाक़या था। लेकिन एक अहम वाक़या जो मेरे वालिद के दोस्त, जो मेरे भी दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, 1935 उनकी पैदाइश है। 4-5 साल हुए कि वो बलूचिस्तान से, कोयटा से चले गए हैं, इस्लामाबाद में मुक़ीम है। नाम है फजलुर रहमान। 2-4 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। एक किताब उनकी वग़ैरह वग़ैरह, वो अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी के वाक़यात से, उसके हवाले से है उनकी। तो उसमें वो लिखते हैं कि एक शख्स 31 मई को लाजमी हमेशा, वैसे तो जाता है लेकिन उस रोज़ वो कांसी कब्रिस्तान जाता है और अपनी माँ की कब्र पे फातिहा पढ़ता है, जिसको उसने अपने शऊर की आंख से नहीं देखा। फिर लिखते हैं, हुआ ये कि जब 35 का ज़लज़ला आया और ज़लज़ले के बाद एक दिन बाद या तकरीबन 36 या 38 घंटे बाद जब मलबा हटाया जा रहा था, तो देखा कि एक औरत
چوپائے کی صورت ہے اور اس کی نیچے اس کے پناہ میں اس کے ایک بچہ اس کا شیرخوار جو ہے وہ رو رہا ہے. وہ بچہ فضل الرحمان تھا جو ابھی حیات ہے. غالباً اب ان کی عمر 87 برس ہو گئی ہوگی. تو یہ واقعہ اس عظیم ماں کا ہے جس نے اپنی جان دی اس زلزلے میں اور اپنے بچے کو اپنی پناہ میں اپنے مولا کی اپنے رب کی دعا سے اس کی رحمت سے رکھا اور وہ زندہ ہے. تو آج اس قسط کا اختتام یہیں ہوتا ہے. ڈاکٹر عرفان بے کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید کچھ باتیں زلزلے کے حوالے سے، کوئٹہ کے حوالے سے لے کر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.